अहबाब ग्रामी अंदाज़ नज्म में खुशामदीद। आज हमारे साथ जो दोस्त मौजूद हैं, पेशे के एतबार से वकील हैं और सोशल वर्कर हैं, और इसके अलावा जितने भी हमारे जो रिलेशनशिप हैं उनके जो है सर्विसेज देते हैं कोर्ट के अंदर। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। अली खलील साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, जो माशरती दबाव है उसमें हम बहनों से ना हक मुआफ़ करवा लेते हैं। और क्या मुझे बताएं कि ऐसे दस्तखत जो हैं इसकी कोई कानूनी हैसियत है, या जो दस्तखत किसी दबाव में आकर बहन ने कर तो दिए हैं, तो क्या अदालत इसको मान सकती है, और इसकी कानूनी ज़ुबान और अदालत नज़ायर में क्या कहती है? जब एक ना बड़ी बदकिस्मती है हम्म, कि जैसे कि इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी अगर मेरी प्रॉपर्टी लाइक 75 रुपये है, मेरे फादर की प्रॉपर्टी, हम 2 बहन भाई हैं ठीक अगर, है। तो मेरे पास आएगी वो 50 रुपये की आ जाएगी, सही। मेरी बहन के पास 25 रुपये की चली जाएगी। हम्म। अब जो इसको कुरान ने जब चलाया ना, तो कुरान ने पहले बेटी की जायदाद बताई, हम्म। ये हिस्सा होगा, और फिर बताया कि बेटे को इसका दुगना मिलेगा। सही। कितना खूबसूरत प्रिंसिपल है। बिल्कुल यानी ठीक है। इस्लाम ने पहले बेटी की जायदाद को मुतय्यन किया, फिर हम्म। बताया कि इसका इससे जो डबल है वो बेटे को मिल जाएगा। हम्म। अब हम क्या करते हैं, हमें पता चल गया कि यार अब खास तौर पे आज के कंप्यूटराइज दौर में हम बहन से छुड़वा तो सकते नहीं, जो पिछले कुछ तरीकाकार होते थे आज से 20-30 साल पहले तक, हम्म। कि बहन को शो ही ना किया, डॉक्यूमेंट्स में से नाम मिटा दिए, इस तरह के बहुत सी कबातें हमारे यहाँ मौजूद थी। अब हम्म। कंप्यूटराइज सिस्टम के बाद तो ऐसा होगा नहीं, एफआर से सब कुछ बोल देगा कि कितने बहन भाई हैं क्या है। ठीक है। अब हमारे पास 2 तरीके होते हैं। हम्म। पहला तो ये कि अपनी बहन के पास जाएं, हम्म। उसका आगे मिन्नत समाजत करें, हाथ जोड़ें कि ये अपने भरा वास्ते ज्यादा छड़ दे। अच्छा। अब हमारी जो बहनें होती हैं उनके भी उनके दिल में 2 बातें होती हैं। हम्म। जरूरत आज के दौर में हर एक को है, ऐसा होता है। हर एक को जरूरत ऐसा है। ही है, ऐसा अब ही। ये नहीं कह सकते कि बहन को जरूरत नहीं है। हम्म। उसको भाई का मुंह मारना शुरू कर देता है वहां पे। हम्म। और इस पे भी एक पॉइंट बड़ा क्लियर है कि माफ करवाने का तरीका का भी ये नहीं है क्या माफ करवाएं डायरेक्ट जाके। सही। आप उसकी जायदाद उसके हवाले कर दें, ठीक है। फिर उसको कह भी मुझे जायदाद वापस कर दो, और हम्म। फिर देखिए वो आपको करती है। हाँ अगर हाँ। तो फिर आपको खुशी से वापस दे दे, फिर आप हम्म। समझ सकते हैं कि उसने अपनी जायदाद खुशी से आपको गिफ्ट कर दी। सही। ये कोई तरीकाकार नहीं है कि आपके फादर की डेथ हो गई, जायदाद भाई के कब्जा में है, और अपने कब्जा में रखते हुए बहन से पूछ रहा है कि मैंने माफ कर दे, हम्म। तो बहन मजबूर में क्या करेगी। यहाँ पे पहला एक तरीकाकार ये होता है प्यार से। हम्म। दूसरा तरीकाकार ये होता है कि जब वो प्यार से नहीं मानती, हम्म। तो दूसरी सूरत में उसको कहा जाता है जी कि आप चलो इसकी एवज इतनी मालियत हमसे अमाउंट ले लो। ठीक है। लाइक एक प्रॉपर्टी है करोड़ रुपए की, ये हमारे यूजुअल प्रैक्टिस है, हम्म। करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। अब उसको 5 लाख 10 लाख रुपए देकर वो कहेंगे जी कि चलो इन्ना को फाड़ लिया था, बाकी ज्यादा छड़ दे, उंज भी तियां तो लैंदियां ही नहीं, फिर असं इन्ना दिने पे हैं। तीसरी चीज़ एक ये होती है कि उसे फिर मुख्तलिफ लालच दे दिए जाते हैं, कल ਨੂੰ तेरी लाद जवान होएगी, बेटी तू अपनी कुड़ी ब्याह लगेगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ तेरी मदद कर देंगे, कुड़ी ਅਸੀਂ ब्याह देंगे, रोटी नान के लो हो जाएगी, वगैरह वगैरह। हम्म। तो मुख्तलिफ कबाहतें हम अपने दरमियान में लाकर कोशिश करते हैं छिड़वाने की। लास्टली जो कि सबसे दुख वाला लम्हा मैं अक्सर अदालतों में और हमारे जस्टिस सिस्टम में देखता हूँ, कि जब बहन उसके बावजूद ठान लेती है कि मैं अपनी जायदाद अपने हिस्से की, जो कि मेरा कानूनी आईनी और शरी हक है, हम्म। मैं लेकर रहूंगी, फिर वो ब्लैकमेलिंग पे आते हैं। हम्म। फिर एक जुमला बोला जाता है, या बहन या भाई रख लो या जायदाद रख लो। हम्म। और ये जुमला हमारे यहाँ बहुत मशहूर है कि या भरा रख लें या जायदाद रख लें। अब इसमें होता क्या है कि फिर तमाम रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं, और फिर हमारे यहाँ ये बुराई इतनी फैल चुकी है कि खवातीन अपने इस हक को मांगते हुए ये शर्म और डर महसूस करती हैं कि ओबियसली मुझे इसके एवज बुरा कहा जाएगा, हम्म। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे जैसे कि मैंने कोई बदकारी का काम कर दिया। बिल्कुल ठीक और है। अगर अब 4 बहनें हैं, तो उसमें से अगर एक बहन जिगरा कर ले कि वो भाई से मुतालबा कर दे कि भाई जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी हो मेरे हवाले कर दो, तो मैंने देखा है कि बाकी 3 बहनें ही उसको बुरा कहना शुरू कर देती हैं। हम्म। फिर इसके साथ एक और चीज़ बड़ा जो दुख की बात है वो ये है कि जहाँ औरत ने औरत के साथ खड़ा होना था हम्म। जुल्म में, ज्यादती में, वहाँ पे एक औरत औरत के खिलाफ खड़ी होती है, किस सूरत में, माँ की सूरत में। ठीक ये है। बहुत बड़ी प्रैक्टिस है कि बेटियों को जायदाद से, विरासती जायदाद से, उसके बाप की जायदाद से महरूम करने में अल्लाह की कसम माओं का बहुत बड़ा रोल है। हम्म। ये मैं रोज़ाना देखता हूँ। हम्म। माई इसमें मुख्तलिफ हरबे बयान निकालती हैं, मुख्तलिफ तरीके का निकालती हैं कि किसी तरह बाप की ज़िंदगी में ही, माँ बाप की ज़िंदगी में ही प्रॉपर्टी उठाकर पहले तो करते थे बेटे के नाम कर दें, हम्म। गिफ्ट कर दें। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आज देखा कि जुडिशरी इस बारे में एक्टिव हो गई है, हमने इस पर फिर एक और चोर बाजारी का रास्ता निकाला। सही। अब वो हमने क्या निकाला कि बाप
प्रॉपर्टी को या डायरेक्ट बेटे को सेल करेगा और है कि हम जल्दी सेल डीड तैयार करेंगे अच्छा। और वो शो करेगा कि बेटे ने मुझे अमाउंट दे दी, उसके एवज मैंने इसको प्रॉपर्टी सेल कर दी, ताकि बहन कल को गिफ्ट को जो चैलेंज करना था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में, हमने उसका रास्ता बंद करने की कोशिश की। ये तीसरा, बहुत से केसेस में मैंने ये भी देखा, भी मेरे पास एक केस था शेखुपुरा का, उसमें क्या किया, फादर ने प्रॉपर्टी जाली डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपने एक दोस्त को सेल की। डॉक्यूमेंट्स ये बोल रहे थे कि उसके दोस्त ने उसे प्रॉपर्टी खरीद ली वाले से, देन फिर बेटे ने अपने फादर के दोस्त से प्रॉपर्टी परचेज की। तो दरमियान में ट्रायंगल इस तरह का बनाया कि बेटी किसी सूरत बहन जो वो चैलेंज कर ही ना सके, हम इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर जाएं कल को वो सुप्रीम कोर्ट तक भी धक्के खाती रहेगी, तो अपेरेंटली वो ऐसा ही लगेगा कि जैसे प्रॉपर्टी पूरे मेरिट पर बेटे तक पहुंची है और उसने परचेज किया, वो एक बोनाफाइडी परचेजर है, जबकि असल में वो नीतों का फतूर होता है, वो बोनाफाइडी परचेजर नहीं होता। तो बस ये रस्में हैं, माएँ भी फिर खिलाफ चल जाती हैं, बाकी बहनें भी उस बहन के खिलाफ हो जाती हैं, भाई तो फिर होते ही होते हैं। तो एंड ऑफ ऑल समझ आते हैं कि जैसे वो बहन ही गुनहगार थी जो अपना मुतालबा कर बैठी। बिल्कुल ठीक। हमारे मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ होती हैं उनके अंदर अमूमन जब बेटी पैदा होती है तो उसी वक्त उसके जहेज़ के लिए माएँ जोड़ना शुरू कर देती हैं और उनकी कोशिश होती है कि ताकि इसकी रुखसती के वक्त इतनी चीज़ें हमारे पास हों कि हम इसकी रुखसती आसानी से कर सकें। कुछ अपनी भी जो उसको चीज़ें मिली होती हैं वो भी उसके अंदर शामिल कर देती हैं। तो एक अमूमन तासुर दिया जाता है बेटी को रुखसत करने से पहले, और अगर आप मुझे इस हवाले से ज़रा मुझे गाइड कीजिएगा कि उनको जब बता दिया जाए कि बेटा हमने जितना हमारे पल्ले था वो तुम्हारे हिस्से का भी हमने जोड़कर तुम्हारी शादी के ऊपर और तुम्हें जेवरात या जो भी उस शक्ल में दे दिया है, तो अब विरासती जो जायदाद है वो तुम्हारे भाइयों की है, तो क्या ये अमल दुरुस्त है? अच्छा देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो हम कहते हैं कि दीन एक मुकम्मल पैकेज है। बिल्कुल ठीक। दीन ने जहेज की मुखालफत की है, बिल्कुल जरूर। तो जहेज का कॉन्सेप्ट दीन में नहीं है। अब विरासत का चूंकि कॉन्सेप्ट जब कानून में आया तो दीन की बिना पर आया ना, बिल्कुल, तो दीन में तो जहेज का कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली बात है वो कट गया। सही। दूसरे अपने सोशल टर्म्स पे आ जाते हैं कि सोशली हमारे यहाँ रस्म है कि हम जहेज देते हैं। उसके साथ ही हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ बेटियों की शादियां भी बहुत धूमधाम से की जाती हैं। उनके वलीमे पे, उनकी बड़ी पे और बेतहाशा मामलात पे वालिदैन लाखों करोड़ों लगा देते हैं, तो क्या उससे भी हिसाब किया जाएगा? वो तो उनके बकौल घर ही रह जाता है ना, वो तो घर ही में ही है ना। एग्जैक्टली, बाहर जाने ये एक बहाना होता है हमारे यहाँ। हाँ। अब हम इस पे भी चलते रहते हैं। बाप ने अपनी जिंदगी में बेटी पे भी खर्च किया, बेटे पर भी खर्च किया। विरासत का कॉन्सेप्ट इतना खूबसूरत है कि ये बाप की जिंदगी में तो इसको चैलेंज कर ही नहीं सकते, सही मांग नहीं सकते। विरासत क्या तरका है, तरका क्या है, जो लेफ्ट ओवर है कब, बाप की डेथ के बाद, आफ्टर द डिमाइस ऑफ द फादर। अब जब जो प्रॉपर्टी का मालिक है उसकी डेथ हो जाएगी, उसके बाद उसने तकसीम होना है जो उसके नाम पे बच गया। अब जब बच गया तो इट्स मीन कि वो अपनी जिंदगी में जहां उसने लगाना था बेटों पे, बेटियों पे जितना लगा सकता था, जो उसके नसीब में था लगाना, वो लगा चुका है। अब जो बच गया उसको एक इस्लाम ने एक प्रिंसिपल सेट कर दिया, कितना उसकी बीवी को मिल जाएगा, 1/8 बेवा को मिल जाएगा, बाकी बेटी को मिलेगा, और जितना एक बेटे को मिलेगा उसका दुगना एक बेटे को मिल जाएगा। तो बच्चे हुए में से तकसीम करना है, डेट्स ऑल। अच्छा, एक मैंने बड़ी मज़ेदार चीज़ देखी थी, अमूमन सऊदिया के अंदर मैंने ये रवायत देखी है कि वहाँ पर बेटी की जो है जन्म है उसके ऊपर जो है वो खुशी मनाई जाती है और बेटे पे शौक किया जाता है, मतलब उल्ट हमारे से उल्ट चलता है वो। और उसकी वजह ये होती है कि जब उनकी शादियाँ होती हैं तो बाकायदा जो है उससे पहले वो उनको घर उनके नाम किया जाता है और वो पूरा सिलसिला वहाँ से जो है वो उनका जो है सेट किया जाता है। तो मतलब उस में और हमारे में क्या फ़र्क है? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि दीन का जो असल फार्मूला वो वही था कि एक मर्द की जिम्मेदारी लगाई कि अपना घर बनाए और अपने कैपेसिटी के मुताबिक बनाए। बिल्कुल ठीक है। न जब आप ये देखें कि जो हमारे काबरीन थे और जिनसे दीन हम तक पहुंचा है, क्या उन्होंने जब शादियां की अपनी, तो क्या वो लोग बहुत वक्त के बादशाह थे? सब नहीं। अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपना लाइफस्टाइल सेट करना, ये एक लाइफ का कॉन्सेप्ट था जो हमें दिया गया। ठीक है। हमने अपने माइंड में अपने मिथ्स इतनी डेवलप कर ली है लाइफस्टाइल के लिए कि ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होंगी तो ही हम एक मैरिड लाइफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उस चक्कर में हमने अपने पूरा का पूरा फैमिली स्ट्रक्चर सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया। इन चीज़ों ने इतनी बातें लेकर आए कि जो बेटी वाला है उसने बेटी को सामान देना है, जो बेटे वाला है उसने लेना है, उसने शादी के ऊपर इतने लोगों का इंतजाम करना है वगैरह वगैरह। वो बेटी भी दे रहा है, सामान भी उसका घर यानी दिमाग का सेट कर रहा है, उसके साथ 400-500 लोग बारात आ रहे हैं, उनको वो खाना खिलाने की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ रही है। बिल्कुल ठीक।
देन फिर आप उसको कल को कहेंगे विरासत जायदाद में से भी बेटी को हिस्सा दो, तो तकलीफ तो उसको होगी। अगर हम ऑन मेरिट देखें उसको तकलीफ तो होगी। तो हमें पूरे स्ट्रक्चर को फिर चेंज करना पड़ेगा और पूरे स्ट्रक्चर को शिफ्ट करना पड़ेगा, जो एक्चुअल प्रिंसिपल है हम उसके ऊपर शिफ्ट करवा जाए। मैं मर्दों को भी कहता हूँ कि यार अगर मैं ये सोचूं कि मेरी जो बीवी है उसको जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए ऑन मेरिट, तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा कि उसके पेरेंट्स ने जो रोल आउट ऑफ द वे जाकर प्ले किया जहेज की सूरत में, उसको भी बंद करना कर बिल्कुल ऐसे उनकी सपोर्ट को बंद करवाना पड़ेगा। मुझे जरूरत नहीं, अपने जो मेरी जिम्मेदारी है अपने औलाद के बारे में, अपने घर के बारे में, अपनी बीवी के बारे में, उसको पूरा करूंगा, कम करूं या ज्यादा करूं। अब यहाँ पे एक और भी चीज बड़ी अहम है, खवातीन को इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। खवातीन की मैंने देखा कि फरमाइश बहुत ज्यादा आ जाती है कि जी हमें शादी भी होगा ही होगा तो हम शादी करेंगे, और डिफरेंट रसूमात भी बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। और हमने भी यानी कि हमने समराज हमारे कौम ने खासतौर पर खवातीन ने एक ही दफा होनी है शादी। हाँ, ये एक शादी तो एक ही दफा होनी है, ये दिन कौन से रोज रोज आते हैं। मौत भी तो एक ही दफा आनी ना फादर को। तो आपने वो डिप्रेशन जो देना है उन चीजों को सादा कर दो और देखें कि क्या जब ये सब कुछ नहीं था तो उस जमाने में क्या लोग खूबसूरत जिंदगी नहीं गुजारते थे, बल्कि आज के दौर में जितनी डिवोर्स की रेशो है उस जमाने में तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि डिवोर्स की रेशो कभी इतनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि हम कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, हमने अपने लाइफ स्टाइल्स को गलत रास्ते पे चला दिया। अच्छा अली भाई, एक चीज़ हम देखते हैं अमूमन कि एक जायदाद है, बाप के नाम पे हैं, उसके 3 या 4 बेटे हैं, बेटियां जो भी है, तो होता यूं है कि एक ही घर है, विरासती घर है, तो वो बच्चे कहेंगे कि जनाब अब हमने अपने अपने घर में कुछ अलहदा हो जाते हैं वालिदैन से, तो वो कहते हैं कि जनाब अब हमें हमारा हिस्सा दे दें, हमें ज़रूरत है, हम फंसे हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो विरासती घर उनकी ज़िंदगी के अंदर ही बेचते हैं। बेचने के बाद वो अपनी अपने हिस्से अलहदा लेके तो बाप बेचारे बाप माँ को रड़े के ऊपर छोड़ देते हैं। तो इस हवाले से क्या वसीयत और ये जो मामलात हैं, जायदाद की ट्रांसफ़र है, ये किस वक्त करनी चाहिए? जो वसीयत का कॉन्सेप्ट है ना, पहली बात तो है कि 1/3 से ज़्यादा हो नहीं सकती। ये हमारे यहाँ गलत मिथ है कि हम शायद सारी जायदाद में वसीयत में लिख जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। सही। 1/3 से ज़्यादा वसीयत नहीं हो नहीं सकती, पहला पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये कि औलाद के हक में वसीयत नहीं हो सकती। अच्छा, ये भी एक अहम पॉइंट है। यानी वो तो बाय डिफॉल्ट है, वो तो बाय डिफॉल्ट उनको मिलनी है। बिल्कुल। वसीयत तो मैं करूंगा किसी चैरिटी के नाम पे, किसी अपने रिश्तेदार के गरीब के नाम पे, किसी इदारे के नाम पे, औलाद के नाम पे मुझे वसीयत करने की क्या जरूरत है? उनको तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी मेरी मिलनी है। बिल्कुल सही। तीसरी चीज जो विरासत है वो तकसीम ही तब होनी जब मेरी डेथ हो जाएगी। अब मेरी जिंदगी में मेरी औलाद मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि मैं अपनी जायदाद अभी उनके हवाले कर दूं। यही तो वजह है कि बहुत से घरों में हमने देखा वालिदैन अपनी जिंदगी में जब जायदाद अपनी औलाद को दे देते हैं या मुकम्मल जायदाद दे देते हैं, एक तरह से मैं कहता हूँ अपने हाथ काट के दे देते हैं, फिर अपनी ही प्रॉपर्टी उनको दे के अपनी ही बुनियादी जरूरियात के लिए उनके आगे हाथ खिला रहे होते हैं। और औलाद भी अल्लाह ही उनको हिदायत दे तो दे, अदरवाइज तो बहुत से मामला तो मैंने देखा कि खराबी की तरफ चले जाते हैं और वालिदैन के बहुत बुरे हालात भी आते हैं। इवन प्रैक्टिकली अब मैंने बेतहाशा केसेस, अभी सफदराबाद के केस, शेखुपुरा का इलाका सफदराबाद, ठीक है, वहाँ का केस था कि जहाँ पे बाप ने अपनी जायदाद बेटी से बड़ा फ्रॉडलेंटली बेटों को ट्रांसफर कर दी। अच्छा। कर देने के बाद ठीक 6 महीने के बाद वालिदैन को सगी औलाद ने दोनों को घर से निकाल दिया। और पहले तो कुछ देर किसी रिश्तेदार के घर 2-4 दिन रहे, वो केस मेरे पास कुछ डिस्कस होने के लिए आया। उसके बाद फिर मैंने उनको कहा कि आपकी बेटी ने, उनका जी है। मैंने बाबा जी से सवाल किया उनके घर चले जाए, कहता किस मुंह नाल जावा। बाबा का जुमला बहुत खूबसूरत है, किस मुंह नाल जावा, कल तक लुका के मैं जायदाद मुंडिया दी थी। और फिर उसने सारी स्टेटमेंट एक्सेप्ट की कि मैंने किस तरह से गलत तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बेटियों को डॉज करते हुए बेटों के नाम की। और एंड ऑफ नजम भाई उनकी बेटियों ने ही उनको संभाला। उनकी वाइफ की डेथ हो गई है, जो बुजुर्ग अभी जिंदा है, तो बेटियों घर में रह रहे, बेटियां संभाल दी हैं। तो इस तरह के सैकड़ों मिसालें हमारे माशरे में मौजूद हैं। ये एक मैंने शेक्सपियर का ड्रामा भी इसके ऊपर ही देखा था मेरे, अब किंग लेयर में भी ऐसे ही है कि वो उसकी 3 बेटियां होती हैं, तो वो 2 बेटियां जो हैं वो उसकी तारीफ़ करती हैं बादशाह की। एक जो होती है वो कहती मैं आपकी इज़्ज़त उसी तरह करती हूँ जिस तरह जो है एक वालिद की इज़्ज़त की जाती है। तो वो क्या हुआ, उसने 2 बेटियों को दे दी, तीसरी को आग कर दिया। तो दोनों ने फिर उसे खून के आंसू रुलाया है और फिर संभाला किसने, वो उसी बेटी ने जो वाकई ही उसकी रिस्पेक्ट करती है। बहरहाल ये तो एक कह लें कि हमारे पास इखलाकी जो है असबाक मौजूद है, लेकिन हम उससे रेफ़र नहीं करते। अच्छा, हम आगे चलते कि एक अगर जायदाद जो है वो तकसीम से पहले वालिद बेच दे या किसी एक बच्चे के नाम कर दे तो बाकी वारसों का क्या हक है, और ऐसी सूरत में बेटी या बेटे को क्या करना चाहिए?
अच्छा देखिए कि अगर तो उसने किसी एक वारिस के नाम पे कर दी और बाकी वारिस जिनको उसने महरूम किया और उनमें बेटे भी शामिल है, बेटियां भी शामिल है, ठीक है। तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। उसने जिसको बेहतर समझी, लेकिन कानून इस पर में एक कोर्ट्स की एक इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है कि उसको जस्टिफिकेशन या एक रीज़न लिख देनी चाहिए, बंद नहीं है, लेकिन बेहतर है कोई जस्टिफिकेशन या एक रीज़न लिख दे। वो ये भी लिख सकता है कि ये मेरा बेटा ज़्यादा खिदमत गुजार था, इसके खिदमत गुजारी की एवज में अपनी प्रॉपर्टी इसको दे रहा हूँ, ठीक है। और अपने गिफ्ट कर सकता है प्रॉपर्टी जिसको बेहतर समझे। इसी तरह एक वालिद है, उसके 3 बेटे हैं, एक उसका या 2 बहुत खिदमत गुजार है, एक नाफरमान है, तो वो 2 को दे सकता है, नाफरमान को ना दे, ये उसकी मर्जी है कि वो उसको महरूम कर जाए, रीजन लिख देगा, वो नाफरमानी करता है। इसी तरह अगर बेटी के खिलाफ अवेलेबल रिसोर्सेज बता रहे हैं कि बेटी नाफरमानी की सूरत में है और बेटी उसको मिस यूज कर सकती है, तब वालिद दे सकता है सिर्फ बेटों को। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा कि जो शायद इस्लाम में आपका अगर नाफरमान भी है बेटा तो उसको भी जायदाद का हक है। हाँ। तो पाकिस्तान में आप जो है सर देखिए, वो विरासत की बात है ना, हाँ गिफ्ट की बात नहीं है। ठीक है, विरासत में नाफरमान है या फरमाबरदार दोनों को मिलनी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गिफ्ट हिबा तो बाप की अपनी जिंदगी में वो गिफ्ट कर रहा है ना, तो जिसको चाहे वो किसी थर्ड पर्सन को गिफ्ट कर जाए, अपने काम वाले को गिफ्ट कर दे, जिसको बेहतर चाहे वो गिफ्ट कर दे, इसे तो लात में भी गिफ्ट कर दिया। एक्सेप्ट सिर्फ एक केस है, अगर वो सिर्फ बेटों को दे के जा रहा है और सिर्फ बेटियों को महरूम कर रहा है, फिर उसको चैलेंज कर देंगे। सही, और चैलेंज करना चाहिए भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो विरासती हक है ये सिविल कब तक रहता है और फौजदारी में ये कब जो है वो बन जाता है? असल में इसकी ग्राउंड जो वो सिविल ही है कि अब सिविल कोर्ट में जाते हैं, इसका अपना मुकदमा दायर करते हैं, इंतकाल चैलेंज करते हैं, जो भी बहरहाल इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं लीगल। फौजदारी में कब जाता है? अगर पहले नहीं था, इसमें न्यू अमेंडमेंट अभी शामिल की गई पीपीसी में, पाकिस्तान पिनल कोड में, अगर कोई भाई अपनी बहन को विरासती जायदाद जिसके वाले की तरफ से आई है वो देने से इनकारी है और वो भाई कहता है कि अपनी प्रॉपर्टी जो विरासती जायदाद से बहन को नहीं दूंगा, तो बहन चाहे तो उसके खिलाफ एफआईआर का अंदराज करवा सकती है, जिसपे उसको 10 साल तक कैद हो सकती है और 10 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। सही। और लास्टली उसको उसकी जो जायदाद है वो फिर भी उसके हवाले करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान में लॉ मौजूद है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक मेरी नज़र में एक भी ऐसा एफआईआर, मैंने दोस्तों से बहुत से डिस्कस किया, कोर्ट में भी चेक किया, ऐसी एफआईआर सामने नहीं आई जिसमें बहन ने विरासती जायदाद के लिए भाई के खिलाफ एफआईआर करवाई हो। इसी चीज़ का शायद भाई नाजायज फायदा उठाते हैं कि ये कौन सा कुछ यार ये कितनी बड़ी कह लो इसार की जो है मैं कहूँ इलामत है ग्रेटनेस है कि एक भी बहन ऐसी नहीं है हमारे इस मुआशरे के अंदर मौजूद कि जो अपने भाई पे इसलिए एफआईआर करे कि उसको जायदाद में ये ग्रेटनेस है हमारी बहनों की, मैं समझता हूँ ग्रेटनेस है, हमारी खातिन की ट्रेनिंग है और ये हमारी खूबसूरत रसूमात है कुछ। लेकिन दूसरी तरफ देखना पड़ेगा। अच्छा इसमें फ्रॉड और जालसाजी से कोई कभी किसी ने जो है वो छीनी हो जायदाद बहनों से? हाँ अमूमन छीनी ही ऐसे जाती है। ठीक है, तो इसकी कोई है मिसाल? हाँ, मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। अच्छा देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल जो आमतौर पे हमारे यहाँ सेटल प्रिंसिपल, वो क्या करते हैं, एक वालिद ने प्रॉपर्टी खरीदी 1994 में, 1995 में, उस टाइम वो जायदाद थी 2 लाख रुपए की, आज भी जायदाद हो चुकी है 4 करोड़ रुपए की। अब ये बहन को जो अदा करते हैं वो 1994-95 का रेट देते हैं, वो डॉक्यूमेंट सामने रखते हैं, उससे बिक्री खरीदी की थी, ये इस रकम की बस आपको इतना बनता है। तो अल्लाह, क्या बिलीव कर सकते हैं, एक बहुत बड़े मेरे जानने वाले हैं माशाल्लाह, बहुत मालदार सामी है, उन्होंने अपनी बहन को विरासत जायदाद में हिस्सा दिया। कितना दिया? 60,000 रुपए। अल्लाह, मोटरसाइकिल नहीं आती 60,000 में, क्या एक तोला जेवर नहीं आ सकता उसके पास, और उस तोला तो बहुत ऊपर चला, बहुत ऊपर। अच्छा, उस जायदाद की एक्चुअल वैल्यू है ना, वो इस टाइम कम से कम 7-8 करोड़ पे है। उन्होंने रेट दिया, इसलिए 1995 का जो एक फिगर बोला ना, उन्होंने रेट दिया वो 1995 के अकॉर्डिंग दी, जब जिस टाइम वालिद ने जायदाद जितनी की खरीदी थी। बहन भी चुप थी, मैंने बहन को बाद में कह रहा था, मैं आपको पैसे पकड़ने नहीं चाहिए थे, उन्होंने कहने भी जितनी ना ले लिया भरावा भी ले लिया, शायद तेरा कुछ बन जाए। ये भी फिर छोड़ दिया, 60,000 रुपये क्यों लिया? बहरहाल नाइंसाफी और ज्यादतियां तो कहा जाता है ना कि हम बहन के घर से पानी पीना भी जो है गवारा नहीं करते, लेकिन उसकी जायदाद सारी खाई जानी है। हाँ, ये आम जुमला है ना कि हम तो अपने बहन के घर से पानी का घूंट भी नहीं पीते, जायदाद सारी खा जाते हैं। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, कोई जो बहन है दिल से माफ कर देती है कि जी मैं जा तेनू बख्शी है सारी जायदाद, तो ये कानूनी तौर पर जो है वो एक्सेप्टेबल है? वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। बहन अगर खुशी से माफ कर दे, अल्लाह ने उसको इतना दिया, अगर भाई मारा है, कोई गरीब आदमी है,
और वो समझती है कि अभी इतनी प्रॉपर्टी की बहुत कम मालियत है, मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता और माफ़ करना चाहे तो वो कर सकती है। लेकिन फिर मैं चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि शर्त सिर्फ इतनी है कि बहन को मजबूर ना करें, ज़बरदस्ती ना करें। उसका हक है, वो माफ़ करे या ना करे। लेकिन आपने ये भी तो बात बताई, आज तक एक केस भी नहीं हुआ इस मामले में। अच्छा देखिए कि सिविल मुकदमा बहुत हैं, चैलेंज किया गया, बहन ये चाहती है कि मेरे हिस्से ये हमारे पाकिस्तानी, ये हमारे माशरे की बहन ये चाहती है कि मेरे हिस्से की जायदाद मुझे दे दी जाए। ठीक है। उसको तकलीफ होती है भाई को सलाखों के पीछे बेचते हुए। वो चाहती है भाई को तकलीफ फिर भी ना हो, इस शराफत से मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दे। इसलिए फिर वो बेचारी कोर्ट में जाती है और वो सालों साल धक्के खाती रहती है। वहां पे एक ही माँ बाप के जने हुए वो बेटा भी और बेटी भी है, दोनों कोर्ट पे खड़े होते हैं और उस भाई की गैरत भी गवारा कर रही होती है। अच्छा वो अक्सर ना एक जुमला एक भाई ने मेरे सामने तो बोला कि जी मतलब तुम्हें ऑन तो भरा कोर्ट च रोलेंगे। तो मैंने उसको यार तू ना रोल, तू भी ज्यादा जरी बांधी दे दे वाले कर दे। उस चीज को एतराज कर रहा कि भाई को कोर्ट में बुला लिया, ये नहीं सोच रहा अभी बुलाया क्यों गया। और बहन की ग्रेटनेस एफआईआर नहीं करवाती, उसको होता है कि शायद सिविल मुकदमा से हमारे कचहरी कोर्ट के अंदर अंदर ही मामला हल हो जाए। अच्छा एक और बात देखिए, अगर कोई बहन भाई पे एफआईआर करवा दे और भाई 1 घंटे के लिए भी जेल में चले जाए, तो क्या आपका माशरा उस बहन को कभी छोड़ेगा? बिल्कुल। आपके रिश्तेदार उसको माफ करेंगे? सब उसका बाइकआउट कर जाएंगे। वो करे भी क्या हो। मतलब बड़ी सवेर किस्म की बहन भाइयों में लड़ाइयाँ भी होती हैं, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखना पसंद करते, लेकिन इसके बावजूद भी ताल्लुकात इस नहज पर मैंने नहीं देखे कि वो एफआईआर के अंदर आज तक एफआईआर को Exactly, करवा yes, दे yes. वो सारा कुछ। अच्छा मुझे बताएं, जो विरासती केस हैं ये कितनी देर में फाइल कर सकते हैं हम, और इसमें ताखीर कोई केस के ऊपर फ़र्क डालती है? अच्छा देखिए कि इस टाइम जो लॉ में अमेंडमेंट, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि सिविल कोर्ट पाबंद है कि 6 महीने के अंदर अंदर केस को वाइंड अप करे, जो कि पहले सालों साल चलते थे। प्रैक्टिकली 6 महीने तक अभी तक हमारे केसेस आए नहीं हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, हम लोग उस एक्सेप्शंस का फ़ायदा उठाते हुए केसेस को सालों साल तक ले जाते हैं। वो सालों साल तक ले जाने की वजह भी ये होती है क्योंकि आमतौर पर जायदाद भाई के कब्जा में होती है। वो चाहता है कि जब तक हो समय से किराया खा रहा हूँ, जब तक लेके जा सकते हैं तब तक इसको ले जाएं। लेकिन इसमें जो तखीर उस पर असर नहीं डालती। एक इस पर क्वेश्चन ऐड हो सकता है कि बहन भाई के खिलाफ केस दायर कब तक कर सकती है, उसको चैलेंज करने का टाइम पीरियड क्या है। सही। उसका ये है कि जब बहन के नॉलेज में आ जाएगा कि मेरे साथ इस पॉइंट पे नाइंसाफी, जब भी उसके नॉलेज में आएगा, उस नॉलेज के आ जाने के बाद 3 साल के अंदर अंदर वो फाइल करेगी। अच्छा ऐसा भी हुआ कि एक इंतकाल हुआ, अभी केस था 1967 का इंतकाल था वो, ठीक है, और 2023 में उसको चैलेंज किया, 22 में उसको 21 में चैलेंज किया गया था, 23 में या 22 या 23 में वो इंतकाल टूट गया। सही। यानी तकरीबन 50 साल के ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद वो इंतकाल टूटा। बहन ने जब उसको चैलेंज किया, बहन ने साबित किया कि मेरे नॉलेज में ही अभी है कि ये जायदाद भी हमारे पीछे पड़ी हुई थी। सही। जब उसके नॉलेज में आएगा उसका 3 साल के अंदर उसको चैलेंज कर सकती है। तो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अदालत में कोई ख़वातीन को सहूलियात भी मुयस्सर है, जैसे कि मुफ्त कानूनी मदद हो गई, वीमन प्रोटेक्शन यूनिट, या कोई तेज़ रफ्तार तरीक़ाकार है ऐसा? इसमें पंजाब में एक बड़ा खूबसूरत, बल्कि पूरे पाकिस्तान फेडरल में भी मौजूद है, एक अमर्स पर्सन कायम किया गया, लाहौर में इसका ऑफिस मौजूद है। अब इसका काम क्या है कि सिर्फ ख़वातीन की विरासती जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम किया गया। सही। अब ये क्या करता है कि आप, यानी जब एक बहन समझती है कि मेरे साथ विरासती जायदाद के मामले में मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो एक एप्लीकेशन मूव करेगी और इसका तरीका अगर इंतहाई आसान है, वो सिंपल वाइट पेपर पर भी एप्लीकेशन मूव कर सकती है। सही। जो उसके पास अवेलेबल एविडेंस है वो साथ लगाएगी। अबर्स पर्सन विद इन 6 मंथ्स थ्रू कंसर्न डिप्टी कमिश्नर, लाइक एक बहन की जायदाद ओकाड़ा में मौजूद है, शेखुपुरा में मौजूद है, गुजरांवाला में मौजूद है, लाहौर में उसे चैलेंज कर दिया। अब शेखुपुरा, ओकारा या गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर को ऑर्डर जाएगा बर्ड्स पर्सन की तरफ से कि वो फिर थ्रू तहसीलदार, जो पूरा इनका मैकेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंगली डिप्टी कमिश्नर उसका कब्जा इस बहन को दिलवाने का पाबंद है। और इसको 6 महीने के अंदर बहुत एक इजी वे के अंदर बहन चाहे तो अपनी जायदाद ले सकती है। और मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है। इस तरह फेडरल में भी इनका दफ्तर मौजूद है और पंजाब में भी इसका क्याम कर दिया गया। ठीक हो गया। बाकी सुबह भी इंशाल्लाह चले जाएंगे, अभी गए नहीं है लेकिन चले जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा कदम है ये। और मुझे बताइए कि ये जो हमारे मजहबी या दीनी जो इदारे हैं, इस जुल्म के ख़िलाफ़ कहीं पे आपको आवाज़ उठाते हुए नज़र आए हैं, और या अभी तक खामोशी है? मुझे में एक बड़ा बारीक नुक्ता है, फिर ये बात किसी और तरफ से चली जाती है। मुझे देखना पड़ेगा कि अगर ये आई नो कि ये कब आपका है,
और मैं इस कप को कब्जा कर लेता हूँ और ये ठीक कप है। को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो क्या ये हलाल कर रहा हूँ या हराम कर रहा हूँ? तो ऑब्वियसली हर बंदा कहेगा यार हराम है, ये आपका राइट नहीं है। तो हमें पता है हमारे यहाँ 90 to 95% लोग अपनी बहनों की विरासत जायदाद पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। ठीक है। उसमें आपके लिबरल भी मौजूद हैं, उसमें दाढ़ियों वाले, पगड़ियों वाले, इमामों वाले, मेहराब वाले, हर जमात का बंदा भी मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। और मैं आई विटनेस, सब मौजूद हैं, सब शामिल है इस धंधे में। अब उसको हराम नहीं समझते हम लोग, हम अच्छा। अपनी वो अमाउंट उठाकर मस्जिद में चंदे के लिए भी दे देते हैं। वहां भी कोई नहीं कहता कि यार ये बहनों के विरासत जायदाद की जो अमाउंट है ये हराम पैसा होता है, इसको यहाँ पे ना लेकर आओ। और इसमें बड़ा क्लियर है, बल्कि चंद एक उलमा है, मैं समझती हूँ उस पर काम कर रहे हैं और वो अच्छा काम कर, उन्होंने आवाज़ उठाई। उसमें ना एक बड़ा खूबसूरत जो मुझे लाइन लगी, मुझे तारिक मीर साहब की अच्छी बात लगी मुझे। वो बताते हैं कि हमारे अपने बाग थे, जब मैं रायगढ़ में पढ़ता था तो उन्होंने जमशेद साहब के पास मैं अपने शहद बाग से शहद की बोतल ली और उनके पास ले गया कि जी ये शहद आपके लिए लेके आए, उनके खिदमत में पेश की। उन्होंने पूछा कि यार ये कहाँ का अपने बाग का शहद है? उन्होंने पूछा कि तुम्हारे बाप ने अपनी बहनों को तुम्हारी बहनों को विरासत जायदाद में हिस्सा दिया है? फिर उन्होंने उनके वालिद का पूछा, उनका उनकी बहन नहीं है। कहा कि आपके दादा ने अपनी बहनों को हिस्सा दिया था? तारीम साहब कहते हैं मैंने जवाब दिया कि जो मेरे पैदा होने से पहले की बात हुई मुझे नहीं पता, वो मुझसे ना पूछे, मेरे बाप की बहन अलबत्ता नहीं थी, तो वहां तक कोई ऐसा मामला नहीं है कि उन्होंने नाइंसाफी की हो। फिर उन्होंने कबूल किया। वहां से मैं एक प्रेसिडेंट सोच रहा था कि हमारे यहाँ तमाम मदारिस में हर जगह पर अगर ये प्रेसिडेंट सेट हो जाए तो क्या खूबसूरत जुमला हो कि हम गलत को गलत कहने वाले बन जाए, बिल्कुल ठीक। हाँ हराम को हराम कहने वाले बन जाए। लेकिन अभी तक उतना खुल के कहा नहीं जाता। जब हम कहना शुरू कर दें, यकीन मानिए कि जो हमारे यहाँ पंचायतें भी लगते हैं ना ऐसे केसेस में, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ऐसे केस में पंचायतें सिर्फ कमज़ोर को दबाने के लिए लगाई जाती हैं कि कमज़ोर को दबा दिया जाए। और एक और असूल है कि जो पंचायत लगाने वाला है क्या उसने खुद दिया हुआ है, वो गलत तो तब भी कहेगा गलत जब उसने खुद अपनी बहनों को और बेटियों को विरासत जायदाद में हिस्सा दिया होगा। जब उसने खुद अपनी बहनों को नहीं दिया तो आगे गलत तो क्या कहेगा। तो हमारे यहाँ तो ये एक ऐसी रस्म बन चुकी है कि हम इसको बुराई नहीं समझते, हम इसको गुनाह तो बहुत दूर की बात है, हम इसको बुराई समझना भी छोड़ गए। ये सबसे बड़ा अलमिया है। यस, कि गलत को जब गलत कहना जो है हम छोड़ उसको ही जाएंगे छोड़ देंगे तो फिर वो गलती खत्म कैसे होगी? इवन गलत हम उसको कहते हैं जो मुतालबा करती है, यकीन मानिए वो बेचारी शर्मिंदा हो रही होती है वो बहन कि मैं कोई गलती कर बैठी हूँ अपने भाई से अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा मांग के, वो गलती फील कर रही होती है। तमाम रिश्तेदार आई सवेर के उसको बुरा भला कह रहे होते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि तुमने मतलब अपना मुतालबा करके कुछ ज्यादती कर दी है, गलत कर दी है। अच्छा, आपने कितने केसेस ऐसे देखे हैं जिनके अंदर आपको बहन को जो है इंसाफ मिलता हुआ नज़र आया है, और कोई मिसाल है तो हमें बताइए। प्रैक्टिकली देखूं तो मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक शायद सिर्फ 2 घरों में ये प्रेसिडेंट देखा है कि वहाँ पे बहनों को वाक़यातन इंसाफ के साथ पूरे जस्टिस के साथ उनका जो हिस्सा था शरीक कवरीन के मुताबिक वो दिया गया। इतने बड़े मेरे सोशल सर्कल में अदरवाइज मैंने नहीं केसेस नहीं के देखा। बाद अब अगर मैं केसेस में देखूं तो केसेस में ऐसा ज़रूर है, लेकिन मैं एक बात भाई आपको बड़े दुख के साथ और बड़े क्लैरिटी के साथ कहूँ, मैंने देखा है कि जब तक उनको हिस्सा मिलता है ना प्रॉपर्टी का, पहले तो भाई मानेगा नहीं, वो जब देखेगा कि केस मेरे हाथ से जाने लगा है बिल्कुल लास्ट पे जाके, तब वो देने की कोशिश करेगा, फिर भी वो लास्ट तक, लेकिन मिलना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे भी। अब आकर हायर कोर्ट्स इस पे चूंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो उसको नीचे सिविल कोर्ट में ना भी मिले तो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके मिल जाता है। इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात जो हायर कोर्ट्स की तरफ से, एक तो हाई कोर्ट्स इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रही हैं कि खवातीन अपनी जायदाद में हिस्सा मांगती हैं, उनकी पूरी कोशिश है, मैंने देखा है मोस्टली केसेस में दिया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक भी दिया जा रहा है। बल्कि पेशावर का भी केस रिसेंटली हमारे सामने था जिसमें जब वो हाई कोर्ट ने बहन को हिस्सा देने का पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो भाई ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट के ऑर्डर को, बहन भी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। तब तक बहन की डेथ हो चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा खूबसूरत ऑर्डर किया जिसमें जो नीचे ऑर्डर था हाई कोर्ट का उसको तो इंटैक्ट रखा, साथ ही भाई को 5 लाख रुपए जुर्माना भी कर दिया और नीचे स्टेटमेंट लिखी थी कि एक तो बहन को हिस्सा नहीं देता, ऊपर से उसको अदालतों में लाकर ख्वार करता है। तो हमारे तो पहले तो हम हिस्सा नहीं देंगे, अगर फिर अदालतों तक बात पहुंच जाए फिर हमें चैलेंज होता है कि हमने उसको ख्वार करना ही करना है। ये अदालतें ही हैं हाई कोर्ट में जाके, मैं समझता हूँ आज वर्किंग कर रही हैं और चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हो गया। कुछ मैं ये नहीं कह सकता कि अभी मुकम्मल ठीक हो गई हैं, बट उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह।
अच्छा, वैसे भी एक कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा फसाद की जड़ 3 चीज़ें होती हैं, ज़न, ज़र, ज़मीन। जी। तो ज़ाहिर है इसके ऊपर तो सदियों से कत्लो गारत चलती आ रही है, और ज़मीन के लिए जंगें भी होती हैं, ज़मीन के लिए क्या कुछ नहीं होता, शरीके भी पाले जाते हैं, और भाई भाई को कत्ल कर देता है, बाप को औलाद कत्ल कर देती है। तो इस तरह की तो मिसालें भरी पड़ी हैं। अच्छा, मैं एक और भी बात कहता हूँ, तीनों चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह तब होती हैं जब आप इनको अपनाने के लिए अनएथिकल वेज यूज़ करते हैं, हुँ, फिर जाके नुकसान शुरू होता है। हुँ, अदरवाइज जो आपके सोशल, लीगल या आपके जो रिलीजियस प्रिंसिपल सेट हैं, हुँ। उनके मुताबिक रहें तो शायद ये चीज़ें ख़राब ना करें आपको। हम एक मफरूज़ा कायम करते हैं, हम आज 2126 के अंदर बैठे हैं, और हम जिस जगह पे मौजूद हैं, जिस जगह का हमने अपनी बहन का हक़ खाया है, तो उस जगह पर हम मौजूद हैं, तो पता चलेगा कि वहाँ पर कोई नामालूम अफ़राद इस वक़्त रहाइश पज़ीर हैं, यस। जो ना हमें जानते हैं, जिनके लिए हमने स्ट्रगल की कि ये जायदाद हमारे थ्रू उन तक जाए, फिर उनसे आगे तक जाए। तो वो जिनके पास गई है, वो हमें जानते भी नहीं हैं, क्या है, हम कौन थे, जी, हमने जी। कितनी कोशिश की इस जायदाद को हड़प करने हाँ के जी। लिए, कब्रों के और निशान भी मिट जाएँगे। और कब्रों के हमारे निशान भी मिटे हुए हैं। तो फिर बंदे को सोचना चाहिए कि ये हम क्या करके जा रहे हैं। अपना ही जो है वो कब्र का जो कब्रों है के वो। निशान भी मिट जाएँगे, लोग ये भी भूल जाएँगे इस नाम का कोई शख्स दुनिया में आया भी था। जब भाई एक ना बड़ा खूबसूरत एक हमारे एक फिलोसोफर हैं, स्कॉलर हैं, सॉरी, सरफराज शाह साहब, उनकी एक बात में सुना तो भाई बहुत अच्छी लगी। हुँ, वो कहते हैं जी कि आमतौर पे असूल ये होता है कि जब आपका रिज़्क तंग हो जाए ना, आप तकसीम कर दो अल्लाह के रास्ते में। हुँ, और मुझसे कहते हैं कि इससे अगला भी फार्मूला कि फिर भी रिज़्क ना खुले फिर क्या करें? हुँ, फिर अपनी बहनों के घर में जाओ, हुँ, उन पे खर्च करो अपनी बहनों पे। अल्लाह आपको गायब से ऐसी मदद करेगा, अल्लाह आपके रिज़्क के दरवाज़े खोलेगा। हुँ, मैं दूसरी तरफ एक बात अक्सर सोचता हूँ कि आज के दौर में हम लोग जो परेशान बैठे हैं, कि हमारी परेशानियों की, हमारी उलझनों की वजह ये तो नहीं हम लोग दूसरों का हक बड़े दलेरी से खाना शुरू हो गए हैं, वाह! और हम उस पर शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करते। हुँ, हम दूसरों को हक खाना अपना हक समझते हैं कि हुँ, मेरा हक क्या कि मैं दूसरों का हक खा जाऊँ। हुँ, और ये हर तरफ है, हमारे पूरे माशरे में ये फैल चुकी है बुराई। अगर आप इसमें इस्लामिक प्रिंसिपल्स भी देखें तो बड़ी सख्ती की गई कि जिसने किसी की छोटी सी ज़मीन भी, पता नहीं एग्जैक्टली हदीस में क्या अल्फाज हैं, किसी की एक छोटी सी ज़मीन के टुकड़े पे भी कब्जा किया, हुँ, तो अल्लाह ताला उसको क़यामत में तोक पहनाएगा। हुँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे प्लीज़, अगर मैं गलत हूँ मुझे करेक्ट कीजिएगा। हुँ, तो जो सगी बहनों की जायदाद पे कब्जा करके बैठ जाते हैं, वो क्या? इसी तरह सूरह निसा आयत नंबर 10 अगर आप देखें ना, उसमें अल्लाह ताला ने विरासत जायदाद की तकसीम का तरीका अगर बताया है, हुँ, किस रेशो से तकसीम होगी। नेक्स्ट आयात में अल्लाह ताला ने कहा कि ये हदूदुल्लाह हैं, इनके करीब मत जाओ, बिल्कुल, खबरदार किया। बिल्कुल यस। अगली आयत बड़ी खौफनाक है हुँ, कि जो इनकी खिलाफ वर्जी करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है, हुँ, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। सर, कुरान में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा, कुरान बिल्कुल में अल्लाह दुरुस्त, का फैसला है। बिल्कुल यानी अल्लाह ने दुरुस्त। टाइम स्पैन नहीं दिया कितनी देर, इतनी, अल्लाह ताला कहता है कि हमेशा रहेंगे। रीजन क्या है कि जिसने विरासत जायदाद में हदूदुल्लाह की पामाली की, तो हम लोग तो बड़े दलेरी से करते हैं। तो क्या मुझे अपने वालिद के बारे में सोचना पड़ेगा? ये हुँ, अगर मेरे वालिद गलत कर रहे हैं तो मैं अपने मेरे वालिद अपने आप को जहन्नुम में लेकर जा रहे हैं। अगर मेरे दादा जान गलत कर गए तो उन्होंने अपने आप को जहन्नुम में फेंका, मेरे नाना ने गलत की तो उन्होंने फेंका। अगर मैं करूंगा तो मैं भी अपने आप को जहन्नुम में फेंकूंगा। अब हुँ, इसमें शक शुबे वाली बुनियाद नहीं है कि शायद अल्लाह अल्लाह बड़ा गफूर हुँ, रहीम है। अल्लाह, ये हमारे दरमियान में बड़ी मिस है, ये अल्लाह बड़ा गफूर रहीम, अल्लाह बड़ा करीम है। भी अल्लाह ने तो कुरान में कहा है कि ये हदूदुल्लाह है। अल्लाह जालिम और मजलूम को इकट्ठा तो नहीं करेगा ना, हुँ। और यकीनन अल्लाह मजलूम के साथ है। आप अपने दिल पे हाथ रख के एक दफ़ा सिर्फ सोचें कि रोज़े क़यामत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का दिन है, और आप अपनी बहनों का हिस्सा खा के उनके ओहो। हुज़ूर में पेश हुए हैं। तो आपसे सवाल किया जाए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द अमल कैसा होगा? मेरा ख़्याल है ये बात सोचने के बाद बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे कि कुछ नहीं है ये दुनिया फ़ानी है, और जो भी है वो वैसे भी जो है कफ़न को जो है वो जेबें तो होती नहीं हैं। जी, तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। बेशक। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने इतने खूबसूरत मौजू के ऊपर और इतनी तफसील के साथ हमें जो है इस सारे जो मौजू है उसको आपने सम अप किया। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे इंशाल्लाह, मुलाकात रहेगी, और कुछ मज़ीद कानूनी हवाले से आपसे मुशावरत का सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह। अहबाब ग्रामी, ये था आज का अंदाज़े नज़र। हमें इजाज़त दीजिए, अपना भरपूर सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।